ट्रेनिंग वीडियो। तो आज की वीडियो BPCC 111 की यूनिट 12 आखिरी यूनिट है हम लोग की। तो तनाव, अभिघात और मनोविकृति पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग को जैसी भी लगी वीडियो और ये प्लेलिस्ट आपने जो अभी तक देखी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो के लिए और BPCS से जुड़े रहने के लिए और इग्नू से सब अन्य अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ ही। ठीक है। तनाव और का संप्रत्यय व्यक्ति को नियमित जीवन में काम से विचलित करने वाले और शारीरिक, सामूहिक और मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण बनने वाले किसी भी रूप की उत्तेजना और अवसाद लाने वाला कोई भी परिवर्तन तनाव है। ठीक है। जो आपको परेशान कर देता है, किसी चीज़ से उबा देता है और किसी भी चीज़ को आपके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक और सामूहिक कारण पर प्रभाव डालता है। जब किसी व्यक्ति को अचानक या प्रत्यक्षिक कुछ होता है, अप्रत्याशित कुछ होता है, जब वह उसके लिए तैयार नहीं हो, मतलब हाँ आपकी प्लानिंग कभी वैसी आपके प्लानिंग के विपरीत कुछ हो, तैयार नहीं हो और जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो, जिस पे वो नियंत्रण भी नहीं कर सकता हो, मतलब ऐसा भी नहीं कुछ हो गया और उस पर आप नियंत्रित करना सोचे भी नहीं थे और आप नियंत्रण कर भी नहीं सकते हैं, नियंत्रण से बाहर हो, तब भी तनाव का अनुभव होता है। यह ऐसी भी चीज़ें के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है जिसके लिए अवधान और कार्रवाई की ज़रूरत होती है। कई बार इससे व्यक्ति में निस्सहायता पैदा होती है और व्यक्ति तनाव कसाव की स्थिति में बना रहता है। व्यक्ति मौजूदा संसाधनों में स्थिति की मांगों को निपटने में सक्षम होती है। इस तरह व्यक्ति के पास उपलब्ध समायोजित संसाधनों में स्थितिज आवश्यकताओं में बीच अंतर होता है। ठीक है। तनाव के कारण बनने वाला या तनाव का स्रोत आंतरिक या बाहरी कोई भी उद्दीपक हो सकता है। मतलब आपका आंतरिक रूप से आपको कोई गुस्सा हो रहा है, यार हमने क्या प्लानिंग की, यार ये आके हमारी प्लानिंग खराब दी। आंतरिक और बाहरी दोनों कारक हो सकता है। कोई भी उद्दीपन या घटना हो सकती है, तनाव कारक के रूप में जाने जाते हैं। तनाव कारक व्यक्ति में शरीर और मन के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके मतलब मन कुछ चाहेगा, शरीर आपको कुछ करना चाहेगा, बिगाड़ देता है। मतलब ये आप सोचोगे ये 2 चम्मच पानी डाल दे, लेकिन पानी किसी और कटोरी में चल जाएगा, तो समझ रहे हो कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा माइंड और आपकी बॉडी का उस तनाव के कारण। ठीक है। तो तनाव से जुड़े कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अलार्म प्रतिरोध। अलार्म चरण, इस चरण को हृदय गति की वृद्धि, रक्तचाप जैसी शारीरिक अनुक्रियाएं रहित अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के संक्रियण द्वारा चिन्हित किया गया है। प्रतिरोध चरण, यहाँ व्यक्ति को तनाव प्रतिरोध करने का प्रयास करता है और इससे लड़ने के लिए शरीर की ऊर्जा, संसाधनों और तंत्रों को इकट्ठा करने की समायोजित होता है। और है फिर लास्ट थकावट चरण, शरीर के आगे लड़ने में सक्षम नहीं होता और संसाधन समाप्त हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति विघटन और तनाव पूर्ण महसूस कर सकता है। तनाव के प्रकार होते हैं कुछ, तो क्या क्या है? तीव्र तनाव, घटनापरक तनाव और दीर्घकालिक तनाव। तीव्र तनाव जो बहुत तेजी से आता है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है। घटनापरक तनाव जो घटना पे उपस्थित होता है और कुछ देर तक चलता है, घटना के थोड़ी देर बीतने के बाद वो खत्म हो जाता है, वो याद आता है। दीर्घकालीन जो बहुत लंबे समय तक चलता है, जैसे किसी व्यक्ति को, वस्तु को देख कर उसे याद आना और फिर से उसी तनाव में डूब जाना। सकारात्मक तनाव या यूस्ट्रेस। ठीक है। सकारात्मक तनाव व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक तनाव कारकों के होने के कारण होता है। इसमें व्यक्ति के जीवन में होने वाली परिवार के करीबी सदस्यों या स्वयं की शादी, नौकरी और पदोन्नति, कोई सामाजिक, पेशेवर, पारिवारिक या व्यक्तिगत लाभ जैसे लॉटरी जीतना आदि जैसी ऐसी सकारात्मक परिस्थितियाँ और स्थितियाँ संदर्भित हो जो तनाव के पूर्ण भावनाएं पैदा कर सकती है। ठीक है। कि ये तो पॉजिटिव है, आपको ऊपर बढ़ने के लिए मदद करेगा, आपको हमेशा अच्छा करने के लिए मदद करेगा। आपके एजुकेशन में हो कि अरे हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, ये एक तनाव पॉजिटिव तनाव है, हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। और ये तनाव कि हम नकल करेंगे, पकड़ा जाएंगे, ये दूसरी तरीके का तनाव है। ये एक नेगेटिव तनाव है, नकारात्मक तनाव। नकारात्मक तनाव के कारण बनने वाले कोई भी उद्दीपक या घटना नकारात्मक तनाव कहलाते हैं। नकारात्मक तनाव ऐसे तनाव कारक है जो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक अनुभव के कारण होते हैं।
है ना, कि हम अगर पकड़ा जाएंगे तो क्या होगा, हम नकल लेकर जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ये सब चीज़ें होती है मनोवैज्ञानिक तनाव और मनोविकृति। मनोवैज्ञानिक तनाव तब होता है जब हम अपने साथ घटित होने वाली चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाते। इससे निस्सहायता की स्थिति इंगित होती है, जिसमें चीज़ें हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और क्षमताओं के अनुसार नहीं होती। उदाहरण के लिए बाढ़ की प्राकृतिक आपदा आपका धान का खेत बहा सकती है और आपको तनाव में डाल सकती है, जो कि सामान्य है। हालांकि यदि आपके पास दोबारा काम शुरू होने के संसाधन हो तो आप इससे तबाह नहीं होंगे और इससे आप तनाव विकार की तरह नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे किसानों के साथ होता है कि वो तनाव में आ जाते हैं। अगर उनके बारिश हो जाती है तो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनके पास दोबारा शुरुआत करने के लिए ना बीज होता है, ना पैसा होता है, ना अन्य चीज़ होती है, तो वो हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं अपनी, जिससे कि वो अपने जो किसान के जो वो उठाता है, क्या बोलते हैं, कर्ज अपनी ज़मीन के लिए और अनाज के लिए, फिर उसको ना चुकाने के तनाव के कारण। अभिघात, अर्थ और उत्पत्ति। अभिघात को दुर्घटना, बलात्कार, प्राकृतिक आपदा जैसी किसी भयानक घटना के रूप में के प्रति सामयिक अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया। यह किसी अभिघात तक घटना या अनुभव के प्रति गहन संकट पैदा करने वाली या परेशान करने वाली मनोवैज्ञानिक और सामूहिक अनुक्रिया है। व्यक्ति सदमे और इनकार से गुजरता है। विघात जीवन में सभी पहलुओं में व्यक्ति के कामकाज को प्रभावित करता है और इसका दीर्घकालीन प्रभाव होता है। अभिघात के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। किसी एकल घटना के परिणाम स्वरूप 3 अभिघात, ठीक है, दोहराए जाने वाले या लंबे समय तक चलने वाली घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार जैसे दीर्घकालीन अभिघात, जटिल अभिघात, विविध और विभिन्न अभिघातक घटनाओं के प्रति संपर्क में आना, जो अक्सर भेदक पारस्परिक प्रकृति में होता है। जैसे आप किसी सभा में गए और आपके साथ कुछ गलत हो गया, मान लो कि आप लड़की हो और आपके साथ कुछ गलत हो गया, भीड़ बहुत थी और आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो अब हमेशा से वो अभिघात आपके मन में बनाने का कि हम वहाँ जाएंगे या किसी भी सभा में या किसी भी भीड़ वाली जगह में तो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, भले ही वो हो या ना हो, आपका ये एक डर बना रहेगा और ये डर बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। गर्भावस्था के दौरान अभिघात। गर्भ में पल रहे भ्रूण और संवेदी विकास गर्भावस्था में 12वें सप्ताह या तीसरे महीने से शुरू हो जाता है। इस चरण के दौरान विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थितियाँ इसके विकास को प्रभावित करती है। इसमें मुख्य रूप से मनोसामाजिक यात्रा पर जीवन भर का प्रभाव पड़ सकता है। माँ के शारीरिक स्वास्थ्य, स्थिति, पोषण, चोटें, चिकित्सीय बीमारी आदि भ्रूण के विकास को प्रभावित करते हैं। माँ की मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, स्थिति, घर का माहौल, पारिवारिक स्वास्थ्य, वैवाहिक संबंध, द्वंद्व आदि में माँ के सामूहिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित करने की क्षमता होती है और इससे आगे भ्रूण का विकास प्रभावित होता है और उसमें बच्चे में अलग अलग चीज़ों की परिपक्वता नहीं हो पाती। ये सब चीज़ें होती है। विकासात्मक चरणों के दौरान अभिघात मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रत्येक चरण में उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे बाल्यावस्था, शैल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं होती है। मानव विकास के सिद्धांतकारों द्वारा अलग अलग तरह से प्रत्ययबद्ध किया गया है कि उनके कारकों के बारे में भी बात करते हैं जो विकास के गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुमार समायोजन और सामाजिक स्वास्थ्य समस्याएं सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, एरिक्सन ने मानव विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन में विभिन्न चरणों में अपने विकास लक्ष्य है। इन चरणों को प्राप्त करने के लिए असमर्थता संकट के परिणाम होती है और व्यक्ति के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, सिमन फ्रायड ने बाल विकास में 5 चरण प्रतिपादित किए। हर लोग ने अलग अलग तरीके के चरण प्रस्तावित किया, जिनमें पहला चरण, दूसरा चरण, चौथा चरण, ये सब चीज़ें मैं कई बार पढ़ चुका है। एरिक्सन में 8 चरण दिए, जिन्होंने उनकी वाइफ ने 1 चरण और ऐड किया। जीवन स्थितियाँ और परिस्थितियाँ, ठीक है, नौकरी, निवास, स्कूल स्थान और परिवर्तन, अधिकारी, विशिष्ट कर्मचारी, अध्यापक, परिवार में मुखिया, जीवन साथी से परेशानी, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, विशेषतर उच्च से नीचे में, स्वयं या परिजन को गंभीर बीमारी, चोट, दुर्घटना जैसी जीवन की स्थितियों और परिस्थितियों में जीवन के किसी भी चरण में तनाव के लिए ट्रिगर कारक के रूप में काम करती है। कुछ भी चीज़ आ जाती है तो आपको एक तनाव हो जाता है, क्योंकि आप ऐसा कोई प्लान नहीं किए रहते हो। कभी भी आप अपना जीवन एकदम स्मूथली प्लान किए रहते हो, कभी ये नहीं सोचते हो कि कभी ये घटना घट भी सकती है कि मंडे को हमारी मम्मी बीमार हो सकती है, कि चोट लग जाएगी हमको, तो ये चीज़ आपके माइंड में तनाव के रूप में काम करती है। तनाव, अभिघात और मनोवैज्ञानिक विकार। अभिघात और तनाव से संबंधित विकार
दुर्व्यवहार, उपेक्षा, पारिवारिक द्वंद्व आदि सहित शारीरिक और सामाजिक हिंसा और दर्द के संपर्क में आने जैसे अभिघातक घातक और तनावपूर्ण अनुभवों के परिणामस्वरूप होने वाली सामूहिक और व्यवहारात्मक समस्याओं का समूह है, जिसमें आपको भाई तनाव हुआ, अब गुस्सा तो आपको आ गया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, अपने छोटे से के ऊपर उतार दोगे, किसी से दुर्व्यवहार कर लोगे, पारिवारिक द्वंद्वों में रहोगे, उपेक्षा करोगे कि ये इस स्थिति में उसको ऐसा साथ देना चाहिए था, नहीं दिया, ये वो हैन तैन, बहुत सारी चीज़ें पे आप उपेक्षा लगा सकते हो। एक्सपेक्टेशंस ऐसे भी बहुत गलत चीज़ है, कभी आप किसी से ना करो। ठीक है। अभिघात के मनोवैज्ञानिक संकेत और लक्षण में तीव्र रूप से परेशान करने वाले विचार, फ्लैशबैक कि फलाने इंसान ने ऐसा किया था, अब हम उसके साथ कभी नहीं करेंगे, ये चीज़ हमको काटी थी तो हम इससे दूर रहेंगे, जैसे लड़कियां, गाय, कुत्ता और अलग अलग जानवरों से बहुत डरती है, जिस जानवर से उसका चीज़ कोई बुरी सीन बनी हुई होती है उसके सामने, तो दुस्वप्न, भय की सतत भावनाएं, उदासी, क्रोध, पृथकता, अलगाव, नियंत्रित आवेग, शोरगुल, जगमगाते प्रकाश जैसी सामान्य चीज़ों के प्रति सुदृढ़ नकारात्मक प्रतिक्रिया, मादक द्रव्यों में अत्यधिक सेवन, दुश्चिंता, अवसाद, मनोगस्ती आदि शामिल है। ठीक है। DSM-5 में 3 महत्वपूर्ण अभिघात और तनाव संबंधित विकारों, नामक समायोजन विकार, तीव्र तनाव विकार सॉरी और उत्तर अभिघातक तनाव विकार शामिल है। समायोजन विकार दिन प्रतिदिन की गतिविधियों और कामकाज के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार के लोगों और स्थितियों में तालमेल बैठाने की जरूरत होती है। इन संदर्भों में सृजित होने वाले तनावकारक व्यक्ति में अशांति और संकट पैदा करते हैं, परंतु वह प्रकृति में अभिघात नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब उसका कोई दैनिक जीवन पे आपका फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा देर चलते हैं, थोड़ा देर का टेंशन बनता है, फिर आप उससे ऊपर उठ के आप अपना काम करने लग जाते हैं। और समायोजन विकार के विपरीत तीव्र तनाव विकार निदान के लिए विशिष्ट लक्षणों की अपेक्षा होती है और यह विघातक तनाव की अनुक्रिया में होते हैं। हालांकि समायोजन विकार के समान और विघातक तनाव के प्रति अल्पकालिक अनुक्रिया है जो 3 दिनों से 1 माह तक रहती है। उस इंसान ने ऐसा किया, यह सोच कर कि आप अन्य चीज़ों पर ध्यान और एक्सपेक्टेशन और अलग अलग चीज़ें करोगे, दूसरों से दुर्व्यवहार कर सकते हो उस तनाव के चलते। ठीक है। उत्तर अभिघात तनाव विकार अभिघात घटनाओं के बाद गंभीर तनाव अनुभव के साथ सर्वाधिक तीव्र होते हैं। तीव्र तनाव विकार की तरह PTSD के निदान के लिए विशिष्ट लक्षणों की जरूरत होती है। हालांकि 6 माह से अधिक समय तक चलता है। सोचो कितना दूर तक एक ही चीज़ को लेके या एक ही प्रॉब्लम को लेके टेंशन रहा जाता है, वो सोचो ऐसी किसी के लाइफ में ना आए। आप लोग सामान्य तनाव से ही गुजरो, यही सही रहेगा आप लोग के लिए। दूसरा और तीसरा स्टेज किसी में ना ही आए, वो बेटर रहेगा। ठीक है। तनाव और अभिघात संबंधित विकारों का प्रबंधन। तनाव चूंकि जीवन में सबसे आम अनुभव है, ठीक है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, इसलिए इसके प्रबंधन के लिए तनाव की प्रकृति के बारे में जानना, आंतरिक मनोवैज्ञानिक संसाधनों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जो तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने में व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं और हमारे तनाव अनुभवों को निर्धारित करने में मन और शरीर के संबंध को समझते हैं। आत्म जागरूकता विकसित करना की खुद से थोड़ा अनुभव विकसित करना कि यार हर लोग में कुछ चीज़ें होती है, अगर इसने अभी ये व्यवहार किया तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। अपने आप को संयम बरतना, प्रभावशाली समायोजन संसाधनों के बारे में सीखना, ऐसी चीज़ें से बात करना जो आपको भी बेटर तरीके से समझ पाए और वो भी आपको, ऐसा नहीं कि आप अपनी राग अलाप रहे हो वो अपनी राग में है, तो ऐसे दोनों चीज़ों में द्वंद्व बढ़ेगा। संवेग विनिमय कौशल हासिल करना, ठीक है, विशांति अभ्यासों में संलग्न रहना, ऐसा नहीं कि शांति भंग हो जाए, ऐसा नहीं है, आराम से एकदम बात करो, सब कुछ इजी है। अभिघातक और PTCM संबंध, डीब्रीफिंग। ठीक है भाई। नेत्र संचलन विकारों, सहायक चिकित्सा, विशांति तकनीक, योग और ध्यान,
ये इस पे पूरा एक नया चैप्टर ही रहेगा हम लोग का योग और ध्यान पे। योग और ध्यान को आप अगर आप करते हो प्राणायाम योग संबंधी, अगर आप सिर्फ जिम जाते हो और हैवी वेट मार करते हो और सिर्फ हैवी वेट करते हो, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, योग नहीं, तो आप में एंग्रीनेस, गुस्सा, एटीट्यूड ये सब बिल्ड भी साथ साथ होता है मसल बिल्डिंग के साथ साथ। लेकिन अगर आप श्वसन व्यायाम, गहरी सांस लेना, योग निद्रा, निर्देशित ध्यान सहित विभिन्न योग तकनीकें समग्र शरीर और मन को आराम देने में सहायक वाली तकनीकें अपनाते हो तो आपका गुस्सा, संयमता, ये सब, गुस्सा तो बहुत कम होगा आपका, संयमता बहुत बढ़ेगी, चीज़ों को समझने की क्षमता, अलग अलग तरीके से देखने की क्षमता, ये सब चीज़ें बढ़ेगी और इन सब चीज़ों से आप अपने तनाव को कम कर सकते हो और बहुत ही जल्दी सामान्य स्थिति में आ सकते हो। तो थोड़ा सा योगा वोगा किया करो प्राणायाम करने से ज़्यादा। मेंटल फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शारीरिक फिटनेस से दोनों इक्वली है, तभी आप फिटनेस पे माने जाओगे। अगर आप छोटी छोटी बातों पे पैनिक हो जाते हो या स्ट्रेस में आ जाते हो या किसी चीज़ों से डर जाते हो तो ऐसी चीज़ें सही नहीं है। सो गाइस 316 पेजों में हम लोग ने 316 पेज कंप्लीट कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और ऐसे ही हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखते रहने के लिए आप लोग चैनल से बने रहे। चैनल को बहुत सारे प्यार देने के लिए भी आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू। सो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले यूनिट में। इस प्लेलिस्ट को आपको देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय।